नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। दिल्ली कोचिंग हादसे के बाद पटना प्रशासन एक्शन मोड में नजर आ रही है। सेफ्टी जांच में खामियां पाई जाने के बाद खान जीएस कोचिंग को बंद कर दिया गया है। खान सर ने जांच दल को जल्द इन कमियों को दूर करने का हालांकि भरोसा दिलाया। पटना डीएम ने कोचिंग संचालकों के साथ इस दौरान बैठक की। वहीं शिक्षा मंत्री ने कहा कि सुरक्षा के नजरिए से सभी कोचिंग, जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट, उनकी जांच कराई जाएगी। खान सर नाम तो सुना ही होगा। बिहार में कोचिंग की दुनिया के बहुत बड़े चेहरा हैं खान सर। ज्ञान बांटते न जाने इनके कितने वीडियो सोशल मीडिया पर तैर रहे हैं। लेकिन दिल्ली कोचिंग हादसे के बाद जब पटना जिला प्रशासन ने सेफ्टी की जांच की तो खान सर की खान जीएस कोचिंग सुरक्षा मानकों के पालन में फेल हो गई। जिला प्रशासन की जांच में खान जीएस कोचिंग में कई कमियां पाई गई। बिहार कोचिंग रेगुलेशन एक्ट का पालन नहीं हो रहा था। कोचिंग में वेंटिलेशन की समुचित व्यवस्था भी नहीं है। एंट्री और एग्जिट के भी बेहतर इंतजाम नहीं दिखे। सिटिंग अरेंजमेंट और बिल्डिंग बायलॉज पर भी सवाल उठ रहे हैं। जांच के बाद जिला प्रशासन ने खान जीएस कोचिंग को बंद कर दिया है और कोचिंग के बाहर बंद रखने का नोटिस भी चिपका दिया गया है। वैसे खान सर ने जांच दल को जल्द कमियों को दूर करने का भरोसा दिलाया है। लेकिन सवाल है कि जब इतने नामी कोचिंग में इतनी अनियमितता पाई गई तो बाकी कोचिंग संस्थानों की क्या दशा होगी। नियमों का पालन न करने वाले ऐसे सभी कोचिंग संस्थानों पर शिक्षा विभाग कार्रवाई के मूड में है। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा, सुरक्षा के नजरिए से सभी कोचिंग इंस्टीट्यूट की जांच की जाएगी। इस तरह का निर्देश हमने भी दिया है और अगर कहीं कमी पाई जाती है, खास करके जो फायर सेफ्टी के मेजर्स हैं, निश्चित रूप से हम लोग कार्रवाई करेंगे। दिल्ली कोचिंग हादसे के बाद पटना में कोचिंग संस्थानों की जांच कराई जा रही है। इसी क्रम में पटना के डीएम चंद्रशेखर सिंह ने कोचिंग संचालकों के साथ बैठक की। डीएम ने कोचिंग संचालकों को 1 महीने में सभी तरह की कमियों को दूर करने का समय दिया है। अगर 1 महीने में व्यवस्था नहीं सुधरी तो फिर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रजनीश कुमार और धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। तो पूर्णिया में 5 दिन पहले हुए जेवर लूटकांड का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। 3.5 करोड़ से ज्यादा की ज्वेलरी लूटने की प्लानिंग बिहार के सबसे बड़े और सुरक्षित माने जाने वाले पटना के बेऊर जेल से रची गई थी। फिलहाल 4 बदमाशों को अरेस्ट किया गया है, जबकि बाकी आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। पुलिस के बेहद सनसनीखेज इस खुलासे पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। सबसे बड़े जेवर लूट का सबसे बड़ा खुलासा। बिहार के सबसे बड़े जेल में रची गई साजिश। बेऊर जेल में सोना लूट कांड की प्लानिंग। पांच दिन पहले पूर्णिया के लाइन बाजार में दिन दहाड़े तनिष्क ज्वेलरी शोरूम में करोड़ों की लूट ने सभी को हैरान कर दिया था। 3 करोड़ 70 लाख रुपए के गहने लेकर 7 लुटेरे फरार हो गए थे। इतने बड़े लूटकांड का पर्दाफाश पुलिस ने बुधवार को कर दिया। पुलिस ने जो सच्चाई बताई उसे सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। दरअसल इस लूटकांड की साजिश बिहार के सबसे बड़े और सुरक्षित माने जाने वाले पटना के बेऊर जेल में रची गई थी। दिनांक 26/7 को जो तनिष्क शोरूम में जो लूट कांड हुआ था, उस कांड में जिला पुलिस के द्वारा और पुलिस मुख्यालय के स्तर से एसटीएफ की कुल 10 अलग अलग संयुक्त टीम बना के बिहार के कई जिलों में और पश्चिम बंगाल के कई जिलों में छापेमारी किया गया था। लूटकांड में गिरफ्तार आरोपी लॉज में रहकर ज्वेलरी शॉप की कई दिनों से रेकी कर रहे थे। अरेस्ट किए गए 4 अपराधियों में अभिमन्यु सिंह, राहुल श्रीवास्तव, अपराधी चुनमुन झा के भाई आनंद झा और बम यादव शामिल हैं। बदमाशों के पास से 2 देसी कट्टा, 3 बाइक, 3 कारतूस, 4 मोबाइल फोन और जले हुए कपड़े जब्त किए गए हैं।
पुलिस की माने तो लूटकांड का सरगना नालंदा का रहने वाला सुबोध सिंह है, जो देश का सबसे बड़ा सोना लूटने वाले गैंग का सरगना भी है। पूरे घटने का अंजाम जो है वो बेऊर जेल में बंद शातिर अपराध कर्मी सुबोध सिंह तथा उसके अन्य सहयोगियों के द्वारा और साथ ही साथ जो स्थानीय स्तर पे जो पूर्णिया के जो कुख्यात अपराधी बिट्टू सिंह जो बेऊर जेल में कुछ समय के लिए रिमांड पे गए थे, तो वहां पे बनाया गया था और उसी क्रम में ये घटना घटी है। मास्टरमाइंड सुबोध सिंह पश्चिम बंगाल पुलिस की रिमांड पर है, पर उसके गुर्गे अब भी बेऊर से अपना सिंडिकेट चला रहे हैं। आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस इनके दूसरे साथियों की सरगर्मी से तलाश कर रही है, जो अभी फरार है। दावा उनकी जल्द गिरफ्तारी का हो रहा है, पर इस लूटकांड से कई गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। बिहार के सबसे सुरक्षित जेल में लूट की साजिश कैसे? जेल से कैसे चल रहा है लूटकांड का सिंडिकेट? सोना लूटने की प्लानिंग में किसकी मिली भगत? सवाल कई हैं जो पुलिस और अपराधियों के बीच के सिंडिकेट को साफ उजागर कर रहा है। न्यूज़ 18 के लिए पूर्णिया से कुमार प्रवीण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बिहार सरकार की खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री लेसी सिंह पूर्णिया में तनिष्क ज्वेलरी शोरूम पहुंची और उन्होंने 26 जुलाई को हुए करोड़ों रुपए के भीषण डकैती कांड के बाद हालात का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि यह बहुत बड़ी घटना है, लेकिन पुलिस अपना काम कर रही है। जो भी अपराधी इसमें शामिल होंगे उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि लूटी गई ज्वेलरी की रिकवरी के लिए भी पुलिस की कार्रवाई इस वक्त जारी है और अपराधी चाहे जहां भी हो, पुलिस उन्हें खोजकर निकाल ही लेगी। तो सरकार कोई भी इस तरह की घटना घटती है तत्पर रहती है और पुलिस से मुख्यालय से लेके यहाँ तक सभी लोग लगे हुए हैं और अभी भी जो कार्रवाई हुई है आप सभी लोगों के सामने है और आगे भी उस पर जो लोग इसमें हैं रिकवरी कैसे हो इसमें पुलिस लगी हुई है और किसी भी तरह की कोताही इसमें नहीं की गई है। पुलिस एक्शन में है। सुपौल के निजी स्कूल में 5 साल के बच्चे ने दूसरे बच्चे को गोली मार दी। गोली लगने की घटना के बाद बच्चे के घर वालों ने स्कूल में जमकर बवाल काटा। फिलहाल गोली लगने वाले बच्चा को खतरे से बाहर बताया जाता है, लेकिन सवाल यह है कि बच्चे के पास हथियार आया तो आया कहां से? ये भीड़ उस गोली के चलने के बाद जुटी है जिसे महज 5 साल के बच्चे ने चलाई थी। चौंकिएमर सुपौल के त्रिवेणीगंज में हैरान करने वाला मामला सामने आया है। एक निजी स्कूल में बच्चे पर गोली चलाने का आरोप लगा है। गोली दूसरे बच्चे के हाथ में लगी है। आरोप है कि स्कूली बच्चा अपने बैग में हथियार लेकर स्कूल पहुंच गया। ये वही स्कूल है सेंट जॉन बोर्डिंग स्कूल, जहां पर 2 बच्चे प्रार्थना की घंटी जब लगी थी तो वो लाइन में खड़े थे और इसी दौरान एक नर्सरी क्लास के बच्चे ने अपने ही सहपाठी तीसरे क्लास के बच्चे के ऊपर गोली चला दी। घायल बच्चे को तुरंत अस्पताल में पहुंचाया गया, जहां वो खतरे से बाहर है। वो बंदूक कहां से निकाला? वो अपने बैग से वो लेके गया था बैग में। अच्छा, काहे मारा वो गोली तुमको? घटना के बाद घायल बच्चे के घर वालों ने जमकर बवाल काटा। पुलिस स्कूल पहुंची तो बच्चा हॉस्टल में चौकी के नीचे छिपा हुआ था। पुलिस ने स्कूल को सील कर दिया और आरोपी बच्चे के पिता की तलाश शुरू कर दी। मौके से एक मैगजीन भी बरामद हुई है। हम लोग बच्चे के पिता को गिरफ्तार करने के लिए लगातार छापेमारी कर रहे हैं। जल्दी उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सुपौल की घटना हैरान कर देने वाली है। सवाल है कि महज 5 साल के छोटे बच्चे के पास हथियार कहां से आया? बच्चे के परिवार वाले क्या कर रहे थे? स्कूल बैग की जांच क्यों नहीं की गई? अगर बड़ी घटना हो जाती तो इसके लिए जिम्मेदार कौन होता?
सवाल ये भी कि घर वालों ने अवैध असलहा क्यों रखा था। न्यूज़ 18 के लिए सुपौल से अमित झा की रिपोर्ट। नक्सल विरोधी अभियान के तहत औरंगाबाद पुलिस को मदनपुर थाना क्षेत्र के पचरुखिया पहाड़ पर एक आईडी बम बरामद हुआ। जानकारी के मुताबिक सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के मकसद से इस आईडी बम को प्लांट किया गया था। एसडीपीओ के मुताबिक मदनपुर पुलिस और कोबरा की संयुक्त टीम ने सर्च ऑपरेशन के दौरान इसे बरामद किया है और डिमाइनिंग कर इसे बाहर निकाला गया और डिफ्यूज किया गया। कल से सक्षमता पास शिक्षकों की काउंसलिंग होने वाली है और सभी जिलों के डीआरसीसी कार्यालय में इसकी काउंसलिंग होगी। प्राइमरी से लेकर +2 शिक्षकों को शेड्यूल करने का प्लान जो है वो इसमें शामिल है। कुल 1,87,000 शिक्षकों की काउंसलिंग होने वाली है। पटना जिले में सभी प्रकार की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कल पहले दिन से उच्च माध्यमिक शिक्षक और लाइब्रेरियन की काउंसलिंग होने वाली है। शिक्षकों को रजिस्टर्ड मोबाइल पर उनके स्लॉट की सूचना जो है वो दी जाएगी ताकि कोई अफरा तफरी ना हो। आपका स्लॉट क्या निर्धारित किया जा रहा है, उस वक्त आपको पहुंचना है। सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 4:30 बजे तक काउंसलिंग का वक्त निर्धारित किया गया है। आवंटित जिले में सुबह से शिक्षक पहुंचेंगे। स्लॉट वार कागजों का सत्यापन किया जाएगा। काउंसलिंग के जरूरी दस्तावेज को लेकर जारी हो चुका है गाइडलाइन कि आखिर आपके पास क्या क्या दस्तावेज काउंसलिंग के लिए जब आप पहुंचेंगे तो होने चाहिए। और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है जेवीएल कंपनी पर ईडी का एक्शन। जी हां, 814 करोड़ की संपत्ति जब्त करने की ये बड़ी कार्रवाई जो है वो अब ईडी की तरफ से शुरू हो चुकी है जेवीएल कंपनी के ऊपर। यूपी और बिहार में कंपनी की संपत्ति और इसी संपत्ति को जब्त किया जा रहा है। महाराष्ट्र और दिल्ली में भी ये एक्शन इस वक्त लिया जाता हुआ। भागलपुर के रहने वाले हैं जो एमडी है इसके, दीनानाथ झुनझुनवाला की ये कंपनी जेवीएल। दीनानाथ पर बैंक से ठगी का आरोप है। 2000 करोड़ से ज्यादा धोखाधड़ी का यह आरोप जिस पर कार्रवाई ईडी की तरफ से हो रही है। झुनझुनवाला ने 11 बैंक से ये लोन लिए हुए थे और झूला ब्रांड डालडा ये कंपनी जो है वो बनाती है। विदेशों में भी इसका कारोबार फैला हुआ है, लेकिन अब ईडी के रडार पर एक्शन ताबड़तोड़ लिए जाते हुए और संपत्ति को जब्त किया जा रहा है। जमुई के बरहट इलाके से पुलिस के रूप में लूट और छिनतई करने वाले एक अंतर जिला गैंग के 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में एक आरोपी लखीसराय का और 7 आरोपी जो हैं वो मुंगेर के रहने वाले हैं। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार लोगों में 2 होमगार्ड जवान भी शामिल है और पुलिस को गिरफ्तार लोगों के पास से 1 लाख रुपए कैश, 9 मोबाइल फोन बरामद हुए हैं। जानकारी के मुताबिक ये आरोपी कार पर सवार होकर पुलिस की वर्दी पहनकर लोगों को धमकाने का काम करते थे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता केसी कुंदन। बरहट पुलिस द्वारा सभी अपराधियों का पीछा किया गया और उन सभी अपराधियों को विभिन्न स्थानों पर चेक नाका और नाकेबंदी की मदद से उन सभी लोगों को पकड़ा गया है। कुल 8 अपराधी गिरफ्तार किए गए हैं। उन जो गिरफ्तार अपराधी हैं उनके पास से पीड़ित व्यक्ति से छीना हुआ 60,000 रुपया और साथ ही साथ 40,000 अतिरिक्त कुल 1 लाख रुपया नगद बरामद किया गया। जमुई जिले के बरहट पुलिस ने एक ऐसे गैंग का पर्दाफाश किया है और गिरफ्तार किया है 8 अपराध कर्मियों को जो लूटपाट की घटना पुलिस के भेष में किया करते थे। जैसा कि पुलिस के अधिकारी का सीधे तौर पर कहना है कि पुलिस भेष बनाकर ये लूटपाट करते थे, छिनतई करते थे और 8 लोग वैसे गिरफ्तार किए गए हैं। जो बात बताई गई है उसमें 2 होमगार्ड जवान की बात आई है जिसमें एक रिटायर हो चुका है जबकि एक होमगार्ड जवान अभी भी मुंगेर जिले के किसी जगह पर कार्यरत है। पुलिस से जो जानकारी मिली है उसमें से 8 जो अपराध कर्मी गिरफ्तार किए गए हैं उसमें एक लखीसराय का जबकि 7 मुंगेर जिले के हैं। तो कह सकते हैं कि अंतर जिला गिरोह है जो पुलिस के भेष में लोगों से लूटपाट और छिनतई की घटना को अंजाम देता था। केसी कुंदन, न्यूज़ 18 जमुई। और देखिए सासाराम में मात्र 1 घंटे की मूसलाधार बारिश होती है, लेकिन इसी 1 घंटे की मूसलाधार बारिश ने पूरे शहर को पानी पानी कर दिया। सदर अस्पताल परिसर की ये तस्वीर है जिसे आप इस वक्त अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे होंगे और इसमें इतना पानी भर गया कि ये झील सा नजर आने लगा।
मरीजों को वार्ड तक आने जाने के लिए इन्हीं पानी के बीच उतरकर आने जाने की मजबूरी नजर आ रही होगी। पोस्टमार्टम हाउस में भी पानी घुस गया और ऐसे में मरीज और उनके परिजन जो हैं वो परेशान नजर आए। स्वास्थ्यकर्मी और डॉक्टर भी देखिए किस तरीके से परेशान होते नजर आए, क्योंकि हर तरफ पानी ही पानी है। पानी निकासी की कोई समुचित व्यवस्था नहीं होने की वजह से आए दिन इस तरह की समस्या यहां खड़ी होती है। लोगों का कहना है कि हर साल की बस यही कहानी है। पानी भर गया है सदर अस्पताल में। हाँ। आने जाने में दिक्कत हो रहा है। अच्छा, कैसे आए हैं आप? लोग परेशानी है। कैसे आए हैं आप? तो पैदल वही में घुसर गए, पानी हाथना पानी लागल बा। कटिहार में बच्चे को बचाने के दौरान पिकअप वैन अनियंत्रित होकर हादसे का शिकार हो गई, पलट गई। इस हादसे में गाड़ी के कंटेनर में रखी हुई मछली जो है वो सड़क पर ही गिर जाती है। और देखिए, सहायक थाना क्षेत्र के मिर्चाई बारी हरिशंकर नायक स्कूल के सामने जैसे ही ये पिकअप वैन पलटी, फिर क्या था, लोगों ने सड़क पर ही मछली की लूट मचा दी। जिसके हाथ जो लगा, जिस तरीके से हो, बस मछली की लूट कर उसे लेकर यहां से चलते बने। जितनी मछली मिली यहाँ उतनी ही सही, लेकिन यहाँ लूट जो है वो देखिए लोगों की तरफ से, राहगीरों की तरफ से कैसे की जा रही है। स्थानीय लोगों के माने तो कुछ मिनट की इस घटना में सड़क पर जाम जैसे हालात बन गए और जो गुजर भी रहा है इन सड़कों से वो सिर्फ मछली लूटने में लगा है। बारी की तरफ से एक पिकअप आ रही थी और बच्चा आगे में आ गया तो बच्चा को ब्रेक मारा तो साला मछली जो उसका नीचे गिर गया। पिकअप में था, वैन में था और बच्चा कुछ नहीं हुआ और गाड़ी फिर से चल गई। फिर लोग सब क्या कर रहे हैं? मछली सब चुनने लगा अपना। ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी ने बिहार में पुल गिरने के मामले में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। मंत्री ने कहा कि ग्रामीण कार्य विभाग का पुल अररिया में गिरा था और इस मामले में दोषी अधिकारियों को सस्पेंड किया गया था। जांच में पता चला कि पुल निर्माण में गुणवत्ता का ख्याल नहीं रखा गया, इसमें इसकी खामी नजर आई, लेकिन बहुत साफ जांच रिपोर्ट नहीं आई, जिसके बाद मंत्रिमंडल निगरानी विभाग से जांच करवाई जाती है। इसका मकसद काम की क्वालिटी सही रखना है। उन्होंने विभाग की ओर से लिए गए फैसलों की भी इस दौरान जानकारी दी। हमारे पूरी टीम का ये निर्णय है कि हम पूरी ट्रांसपेरेंट के साथ और क्वालिटी को मेंटेन करना चाहते हैं, इसलिए ये हम लोगों ने निर्णय किया है। PMGSY जो भारत सरकार का मानक है, जो देश भर में लागू है, उसको हम लोगों ने स्टेट प्लान में लागू किया। ये अभी का निर्णय है। एक सिस्टम तैयार कर रहे हैं जिससे कि हम मेंटेनेंस रोड का भी भविष्य में मॉनिटर करेंगे। तो अभी हम लोगों ने 950 हम लोग को टेक्निकल जो पर्यवेक्षक थे, जिसको हम लोग एक JE का जो प्रभार हम लोग देंगे, उसके लिए हम लोगों ने लोगों को बाहर से आउटसोर्स पे मंगाया था। तो वो आउटसोर्स पे जो लोग आए उसमें हम लोग लगभग 240 लोगों को हम लोगों ने जांच पड़ताल करके उनको हम लोगों ने ऑलरेडी कहीं ना कहीं उनकी नियुक्ति प्रक्रियाधीन है, वो प्रोसेस में है। जो लंबे समय से हमारे यहाँ चुनाव के में जनवरी फरवरी में हमारे यहाँ जो टेंडर्स हुए थे, उसके बाद चुनाव की घोषणा हो गई और टेंडर का निष्पादन नहीं हो पाया था, तो बहुत से लोगों ने बहुत सी चर्चा की थी। उसका भी निष्पादन बहुत तेजी से हो रहा है और हम समझते हैं कि अनदर वीक 10 डेज में जो हमारे यहाँ टेंडर्स पेंडिंग थे उनका भी निष्पादन हो जाएगा। कल पटना में नगर विकास विभाग की ओर से एक बड़ी कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में देश के 8 बड़े राज्यों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। इसमें उनके शामिल होने की खबर है। नगर विकास मंत्री नितिन नवीन ने कहा कि कई देश की कंपनियां भी कल पटना पहुंच रही हैं और उन कंपनियों के प्रतिनिधि को आप वहां पर देखेंगे, जिसके जरिए सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के क्षेत्र में बेहतर काम को लेकर चर्चा की जाएगी। मैं हमेशा भी ये बात मानता हूँ, आज भी आपके सामने भी स्पष्ट रूप से इसको दोहरा रहा हूँ, हम किसी भी हाल में नगर निकाय की स्वायत्तता को कम नहीं होने देंगे। हम पंचायती राज व्यवस्था एक अंग है, विधायिकी एक अंग है और संसदीय प्रणाली एक अंग है। इन तीनों में आपस में निश्चित रूप से तालमेल रहता है, तभी विकास के काम नीचे तक पहुंचते हैं। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम में हम सबको एक दूसरे को चेक करने का अधिकार है और कहीं ना कहीं मैं ये भी नहीं लागू होने दूंगा कि जनप्रतिनिधि हैं वही पॉलिसी मेकर हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता RCP सिंह ने बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर की ओर से जाति को लेकर दिए गए बयान का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि जिस तरह समाज में अंतर जातीय और अंतर धार्मिक समुदाय के बीच
शादी हो रही है उससे जाति की समस्या आना निश्चित है। सासाराम के दिनारा में शामिल आरसीपी सिंह ने कहा कि जाति शादियों ये जो है जाति की व्यवस्था ये सदियों से समाज की सच्चाई रही है, लेकिन जिस तरह से समाज का ताना बाना बदल रहा है ऐसे में जाति पर सवाल उठने तय। बहुत जगहों पर लोग अंतर जातीय विवाह कर लेते हैं, अंतर धर्म विवाह कर लेते हैं, अंतर संप्रदाय विवाह कर लेते हैं। तो फिर स्वाभाविक है कि वहाँ जाति आपको वैसे नहीं दिखेगी जो कि सामान्य रूप से जाति दिखती है। तो उसी परिप्रेक्ष्य में भाई पूर्व मंत्री अनुराग ठाकुर जी ने जो बात कहा है तो उसमें दम तो है ही कि भाई आप अपनी जाति क्या बताइएगा। जो इस बात को उठाते हैं वो अपनी जाति के बारे में क्या कहें। बिहार में 65% आरक्षण के मामले में नीतीश सरकार को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इनकार तो किया, पर पटना हाई कोर्ट के फैसले को नीतीश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दिया हुआ था। फिलहाल उसे कोई राहत तो नहीं मिली, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार की अपील को सुनवाई के लिए मंजूर जरूर कर लिया है। वहीं सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिलने के बाद अब इस पर सियासत तेज हो गई है। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का